हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट स्पेशल रिवीजन सीरीज। क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसकी आपकी समय सीमा होगी आपके 2 घंटे की। इन 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स की उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 मार्क्स की आपकी जो सामान्य अध्ययन है आपके जीएस का, वो पोर्शन पूछा जाना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम 40 मार्क्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, जीएस प्लस करंट अफेयर्स 2024-25 और चाहे वो 25-26 का हो, उन सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। वे स्टूडेंट जो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, जो पैट आपका 2025-26 को 14 मई से आपके नोटिफिकेशन अलाउड है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप सजेशन हमें दे सकते हैं। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या फिर शालिशुल्क? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो बिंदुसार है वो किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, चंद्रगुप्त मौर्य का वो उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का क्या रिलेशन है? तो जो चंद्रगुप्त हैं उनके क्या हैं? पिता हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ही आपके संस्थापक माने जाते हैं। किसके संस्थापक माने जाते हैं? तो जो आपका मौर्य डायनेस्टी है या फिर मौर्य साम्राज्य है, उसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ही घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब आपका अंतिम समय आ रहा था तो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने ही जैन धर्म को स्वीकार किया था। जैन धर्म की एक विधि होती है जिसे हम संलेखना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्म को फॉलो करता है, एंड टाइम पर अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो उनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इम्पोर्टेंट ये है। तो इनकी मृत्यु हुई है श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर हुई है? श्रवणबेलगोला में हुई है। जहाँ पर ये श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इस 3 से 4 चीज़ों को आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? सोमनाथ, मथुरा, कालिंजर या फिर कन्नौज? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, सोमनाथ के मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया था, वो उसका अंतिम आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया है आपका 1025 और 26 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत में लगभग 17 टाइम्स यानी 17 टाइम्स आपका क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को इसको लूटना ही इसका उद्देश्य था, ना कि आपके मुस्लिम साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित करना। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 1, सोमनाथ का मंदिर। अब सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या फिर चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्यसेन, विनायक दामोदर सावरकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या फिर चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन को आप एक उपनाम से भी जानते हैं, इनका नाम है मास्टर दा। क्या है नाम? मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अक्सर करके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्यसेन ने जहाँ पर ये छापा मारा था तो वो किस संगठन के द्वारा मारा गया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा मारा गया था, जिसके ये कौन थे? संस्थापक थे। कौन थे आपके? सूर्यसेन, जिसे हम मास्टर दा कहते हैं, IRA के संस्थापक थे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 सूर्यसेन। प्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ या फिर लाहौर? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया, चाहे वो UPPCS का एग्जाम हो, RRO का एग्जाम हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3, इसका गठन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में कब इसका गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ है आपके अप्रैल 1936 में। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्ष कई बार इसके पूछे भी गए हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? जो इसके एक अध्यक्ष हैं वो किसान नेता हुआ करते थे पहले, वो कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चाहे वो TRE 3 हो, TRE 4 हो, आपका जो बिहार में है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। UPPCS में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सचिव कौन हैं, मतलब उस समय इसके सचिव कौन थे? सचिव कहिए या फिर महासचिव कहिए, एक ही कंडीशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NG रंगा इसके कौन थे? आपके महासचिव थे। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जबकि महासचिव है NG रंगा। स्थापना हुई है अप्रैल 1936। कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राज्य लोक सेवाएं तथा राज्य लोक सेवाएं आयोग भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब बात ही राज्य लोक सेवा की जा रही है तो ये किस में आना चाहिए आपका? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची किस में दी गई है आपकी? तो ये दी गई है आपकी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पहले भी प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया है, करंट अफेयर्स से बिलोंग करता है। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी कब प्रदान की है? तो इसकी मंजूरी प्रदान की है आपके 9 अक्टूबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है कैबिनेट ने। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे। गुजरात में कहाँ पे किया जाएगा? तो जो आपका प्राचीन काल का लोथल है, क्या है? लोथल जो डॉकयार्ड है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे। नोडल एजेंसी कौन होगी जो इसको बनाने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए गठित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा? तो नोडल एजेंसी है आपकी इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। क्या है आपकी? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन यानी IPA इसकी नोडल एजेंसी है। स्थापना की जाएगी गुजरात में। गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है लोथल। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। 28 अगस्त से 7 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस में आयोजित 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 15, 16, 17 या फिर 18? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की बात की जा रही है। आयोजित कहाँ पे हुए हैं? तो पेरिस में आयोजित हुए हैं। पेरिस कहाँ है आपका? फ्रांस में। कब से कब तक हुए हैं? तो 28 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2024 तक इसके आयोजन हुआ है।
भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत का पदक तालिका में 18वां स्थान है। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं इसमें, तो टोटल मेडल जीते हैं आपके 29। कितने हैं आपके 29 हैं, जिसमें आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की संख्या या अनुपात कितना कितना है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं। 7 आपके गोल्ड है, 9 आपके ब्रॉन्ज है, 9 आपके सिल्वर है, जबकि 13 आपके क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं। तो इस प्रकार भारत की जो पदक तालिका में रैंक है वो 18वीं रैंक है। टोटल मेडल आपके 29 हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 7:9:13 में इन्होंने रिसीव किए हैं या फिर जीते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को डैश पर प्रभावित किया जाता है। राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि, लोक खाता, भारत की आकस्मिकता निधि। तो यहाँ पर आपका वेतन भत्ता है, क्या है आपका वेतन या फिर भत्तों को किस पर प्रभावित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। भारत की संचित निधि से इसके वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं, किसके, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कहाँ पर आपका विवरण दे रखा है, तो आर्टिकल नंबर 148 में कहा गया है कि भारत का एक कैग होगा, इसे कंट्रोलर एंड महा ऑडिटर जनरल कहते हैं। इसका आर्टिकल 148 में विवरण दे रखा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। इसकी जो वेतन भत्ते या पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या है, हिमालय के किस उपखंड में क्या स्थित है, कंचनजंगा स्थित है। अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, हिमाचल एवं उत्तरांचल हिमालय। तो यहाँ पे कंचनजंगा की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के मध्य के उपखंड में स्थित है आपका कौन, कंचनजंगा पर्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। जो आपका दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय वो किन नदियों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है आपकी तीस्ता रिवर प्लस तामूर रिवर। क्या है आपकी, इन 2 नदियों के मध्य स्थित है ये उपखंड हिमालय का। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 8 डिग्री चैनल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग कौन करता है, वो कौन सा चैनल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है, जबकि आपका जो 8 डिग्री चैनल है उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप और मालदीव को अलग किया जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। जबकि 9 डिग्री के द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप है, मेन लैंड है लक्षद्वीप की, और आपकी जो मिनी कॉय है उससे अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। ये 3 चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8, 9 और 10। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपके उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में संज्ञा दी जाती है, लोकटक झील, डल झील, वेम्बनाड झील या फिर टी-सांगमो झील। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके किस झील को जम्मू कश्मीर का या श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। डल झील को इसकी संज्ञा दी जाती है। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके श्रीनगर में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहले भी आ चुका है। डल झील की प्रकृति कैसी है? तो ये आपके मीठे पानी की झील है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। इसे कश्मीर के मुकुट में गहना की भी संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना क्या है? कश्मीर के मुकुट के रूप में गहना की भी संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 2, डल झील। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अल्पाइन जलवायु, आर्कटिक जलवायु, मानसूनी जलवायु या फिर टुंड्रा जलवायु। तो देखिए यहाँ पे भारत की जलवायु का प्रकृति पूछी गई है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3, मानसूनी जलवायु है भारत की। किस प्रकार की जलवायु है? भारत की मानसूनी जलवायु है। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? न्यूयॉर्क और सिएटल, लेनिनग्रैड और व्लादिवोस्टॉक, तिरुवनंतपुरम एवं गुवाहाटी, पर्थ और सिडनी। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। लेनिनग्रैड और व्लादिवोस्टॉक को ये जोड़ती है। अब ये जो लंबी लाइन है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से रेलवे में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये स्थित है आपके ट्रांस साइबेरियन में। कहाँ पर स्थित है? आपके ट्रांस साइबेरियन हम इसको कहते हैं रेलवे। इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। और ये मोस्टली कहाँ पड़ती है? ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमेना के कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला गया है कि आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्योंकि जो नीला कलर होता है उसके प्रकीर्णन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। क्या है? जो ब्लू कलर होता है आपका, 2 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। क्या है? वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है। जबकि जो स्कैटरिंग क्षमता है आपकी, यानी जो फैलने की क्षमता होती है, स्कैटरिंग क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, वो सबसे मैक्सिमम होगी। इसी के कारण ये आपका क्या है? प्रकीर्णन हो जाता है, नीले कलर आपका फैल जाता है आसमान में, जिसके कारण हमें कैसा कलर दिखाई देता है? आपका नीला कलर आसमान का दिखाई देता है। ये 2 चीज़ें लर्न करनी है। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होती है मिनिमम होती है सब कलर में, और स्कैटरिंग क्षमता मैक्सिमम होती है जितने भी आपके कलर हैं उनमें। इसी के कारण आपका आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। कीटों का मनुष्यों और पर्यावरण तथा अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एथोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कीटों का मनुष्यों और पर्यावरण तथा अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, एंटोमोनोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? एंटोमोनोलॉजी कहा जाता है या फिर एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? केंद्रक, लवक, राइबोसोम या फिर गोल्जी उपकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, गोल्जी उपकरण को हम कोशिका का डाकघर कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गोल्जी उपकरण में ही क्या है, आपके जो प्रोटीन है और लिपिड हैं वो बाहर से पैक किए जाते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट भी समझ लीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। जबकि
गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, वक्र, हृदय या फिर मूत्राशय। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अंग निमोनिया के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। फेफड़े जो होते हैं वो सबसे अधिक आपके क्या हैं, संक्रमित होते हैं किसमें, आपके निमोनिया में। अब बात करते हैं कि निमोनिया किसके कारण आपका होता है। तो निमोनिया आपका बैक्टीरिया, वायरस या कवक अन्य रोगाणुओं के कारण ही होता है। इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आपके फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आपकी होगी ही होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 1 फेफड़े। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्री कैपिटल मार्केट है आपका इकोनॉमी है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा पूंजीवाद। अब पूंजीवाद क्या होता है वो समझ लीजिए। तो पूंजीवाद का मतलब है कि जो प्राइवेट वाले जो लोग हैं, यानी क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है या प्राइवेट लोग हैं वो अपना बिजनेस रन करते हैं। क्या है, बिजनेस रन करते हैं। उसमें आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसके अंडर रहते हुए, लेकिन गवर्नमेंट का मिनिमम हस्तक्षेप होता है। यानी क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी उसमें पार्टनरशिप वगैरह नहीं होती है। जितने भी आपके डिसीजन होते हैं वो प्राइवेट लोगों के ही होते हैं, पूंजीपति लोगों के ही होते हैं। इसलिए किसी भी बाजार को मुक्त कंडीशन में छोड़ना उसका सबसे बड़ा पहलू है आपका पूंजीवाद। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, घर घर जाकर अभियान करना, रेडियो या फिर टेलीविज़न। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा घर घर जाकर अभियान करना आपका मास कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ ल्यूइस फार्मूला पहली बार कब आयोजित किया गया या इस्तेमाल किया गया? 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1997, 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 1998। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ ल्यूइस फार्मूला, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि डकवर्थ जो ल्यूइस फार्मूला है वो क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यूज होता है। पहली बार कब हुआ है इस्तेमाल, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 1 जनवरी 1997 को पहली बार ये यूज हुआ है। अब ये पहली बार किन 2 देशों के मध्य होने वाले मैच के अंतर्गत इस्तेमाल हुआ था? तो ये हुआ था आपका जिम्बाब्वे प्लस इंग्लैंड का जो मैच हो रहा था उसके अंतर्गत बारिश ने इंटरप्ट किया था। यानी इसका फॉर्मूला यूज कब किया जाता है कि जब कोई भी मैच हो रहा है और उस समय बारिश आ जाती है, तब इस फॉर्मूले का यूज करके मैच का रिजल्ट निकालते हैं। क्या है, मैच का रिजल्ट निकालते हैं। जब जिम्बाब्वे और इंग्लैंड में मैच हो रहा था तो इस नियम के तहत आपकी जो जिम्बाब्वे है वो विनर टीम रही थी। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। क्वेश्चन सही आंसर होगा इसका 1 जनवरी 1997 में पहली बार आपके डकवर्थ ल्यूइस फार्मूले का यूज किया गया। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कागरा रोल क्षेत्र के गांव वगा सोनिगा में MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या फिर गाजियाबाद। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किस क्षेत्र में हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। कागारोल क्षेत्र के गांव वगा सोनिगा में। तो ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। ये क्षेत्र स्थित है आपके आगरा में। कहाँ स्थित है, तो ये क्षेत्र आपके आगरा में स्थित है जहाँ पर घटना नवंबर 2024 को हुई है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2।
ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1957 को। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। अब आपका जो लखनऊ है उसके बारे में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल इसे कब बनाया गया था? तो 1920 में इसे कैपिटल बनाया गया था, लेकिन आंशिक रूप से। क्या है आपका? आंशिक रूप से बनाया गया था, जबकि 1935 में इसे पूर्ण रूप से कैपिटल का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका बजट दे रखा है। और बजट ये कब का दे रखा है? तो ये बजट दे रखा है 2025 और 26 का। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर 22%, एजुकेशन 13%, मेडिकल एंड हेल्थ आपका 6% और फार्मिंग आपकी 12%। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। फार्मिंग पे आपका 12% ना खत्म हो गया, कितना हो रहा है आपका? 11% कुल बजट का खर्च कर रही है गवर्नमेंट। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा और मथुरा, एटा और मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और झांसी, सीतापुर और बाराबंकी। तो लाल मिट्टी प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, मिर्ज़ापुर और झांसी में ये मिट्टी पाई जाती है। याद रखिए, अगर आपको मिट्टी से संबंधित चैप्टर डिटेल वाइज पढ़ना है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। वहां पर आपका टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो वहां पर जाकर मिट्टी जब आप टॉपिक सर्च करेंगे तो ऑलरेडी आपकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रोहिलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो जो एक आला लोकप्रिय संगीत है वो प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर 3 बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कहाँ पर है वो देख लीजिए। मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। तो ये जो पश्चिमी यानी सॉरी जो साउथ वाला एरिया है, ये साउथ जो एरिया है अपने उत्तर प्रदेश का, इसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर आपके एमपी प्लस यूपी की सीमा लगती है। वहाँ पर आला और ऊदल की गाथाएं गाई जाती हैं, क्योंकि ये वीर योद्धा थे जो कि अपने युद्ध भूमि में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। ये लोकप्रिय संगीत आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपका एक तरफ मेला दे रखे हैं, दूसरी तरफ जनपद दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़, सैयद सालार मेला बहराइच, शाकंभरी मेला सहारनपुर, कैलाश मेला आपका फिरोजाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। कैलाश मेले का आयोजन फिरोजाबाद में ना होकर कहाँ होता है? आपका आगरा में होता है। जबकि आपके गोविंद साहब आजमगढ़, सैयद सालार बहराइच और शाकंभरी देवी सहारनपुर। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आपका यहाँ पे सम्मिलित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपको ध्यान से समझना। पीतल का सामान सहारनपुर, खेल का साबन मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी मेरठ या माचिस बरेली। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। पूछा गया था कि कौन सा आपका सम्मिलित है। जबकि पीतल के सामान से संबंधित जो भी कढ़ाई वगैरह की जाती है वो मुरादाबाद में की जाती है। खेल का सामान अगर आपको मिलता है तो वो मेरठ में मिलता है, और लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है वो सहारनपुर में की जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। माचिस का कारोबार आपका किया जाता है बरेली में। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर या फिर खुर्जा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 4 खुर्जा में स्थित है। अब ये खुर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये है आपके बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर में ये स्थित है।
यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो स्थापना हुई है आपकी अगस्त 1981 को। इस चीज़ को आप लर्न रख लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, खुर्जा में ये स्थित है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा, दूसरा, पहला या फिर तीसरा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला मिला है आपके उड़ीसा राज्य को। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। तो देखिए, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की है। उसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर 600 करोड़। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस स्कूटी योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी वे बच्चियां जो आपकी ग्रेजुएट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, और वो अपने घरों से दूर पढ़ने के लिए जाती हैं, तो उन्हें इसके अंतर्गत आपकी स्कूटी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए हैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आपके भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपकी थारू जनजाति निवास कर रही है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है आपकी, गोंड और तीसरी, यानी क्या है, देखिए ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है खरवार। क्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, खरवार पाई जाती है। देन नंबर आता है आपके थारू जनजाति का। ये किसके टर्म में है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 4, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। सितंबर 2024 में किस उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे किसे कर लेना, नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सितंबर 2024 में। बबीता चौहान, चारू चौधरी, अपर्णा यादव या फिर हिमानी अग्रवाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बबीता चौहान कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपके आगरा शहर से। जबकि इसके अंतर्गत आपके चारू चौधरी और आपकी अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है आपके, ये 2 लोगों को किया गया है उपाध्यक्ष। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सितंबर 2024 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है। आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का जो सेंटर स्थित है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 4। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। जया तिवारी, कमला बसीन, संपत पाल या फिर वंदना शिवा।
देखिए यहाँ पर एक गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ये कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, संपत पाल आपके गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापिका हैं। एक ये महिलाएं हैं जिनके द्वारा आपका इस संगठन को चलाया जाता है। अब ये जो संगठन है कहाँ पर चलाया गया है या फिर चलता है, तो ये बांदा जिले में। कहाँ पर? बांदा जिला में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है 3। 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या या फिर मथुरा? तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। कहाँ पर किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो आपके किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये जो उत्तर प्रदेश का पहला है, क्या है आपका? फर्स्ट सैनिक स्कूल है, लेकिन कहाँ पर? पूर्वांचल में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका। पूर्वांचल में आपका पहला सैनिक स्कूल है ये। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क का निर्माण किस जनपद में किया जाएगा? झांसी, ललितपुर, चित्रकूट या फिर बांदा? देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क का निर्माण आपके ललितपुर में किया जाएगा। जौनपुर में स्थित के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मॉडल बन गई है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि जो आपकी जौनपुर में अटाला मस्जिद है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? मुबारक शाह, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह सरकी या फिर हुसैन शाह? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा इब्राहिम शाह सरकी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कब निर्माण पूर्ण किया गया है? तो 1408 ईस्वी में इसको किया गया है। स्थित कहाँ पर है? तो जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजक है। झूला, बिरहा, सॉन्ग, रसिया? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजक क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, झूला। झूला किस महीने में आपका होता है? तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। हिंदी का अगर आपको महीना लर्न हो, जिसे हम सावन कहते हैं, क्या है? सावन, यानी रक्षाबंधन के टाइम पर। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 1, झूला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? मेरठ, मथुरा, प्रयागराज या फिर बागपत? तो यहाँ पर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में की जाएगी। यहाँ पर ये कितनी भूमि में इसकी स्थापना की जाएगी? तो 1.690 हेक्टेयर में की जाएगी। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4, बागपत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1955, 1956, 1960 या 1961? तो देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। पूछा गया है कि किस वर्ष आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1957 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश के बनने वाले पहले सीएम थे।
तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।